नेक्स्ट इज बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स पोस्टुलेट, पोस्टुलेट मतलब वो स्टेटमेंट जो लैबोरेटरी में प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको गलत प्रूव करने के लिए भी कुछ भी प्रूव एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया। मतलब इन्होंने जो बोला वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको प्रूव करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से ये थ्योरी काम करती है, इनका स्टेटमेंट जिस तरह से है, वो स्टेटमेंट फिट बैठता है रदरफोर्ड मॉडल के बेसिस पे। तो इन्होंने जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, उसी ड्रॉबैक से मॉडल उठा लिया और फिर उस पर कंक्लूजन दिया। इन्होंने जो प्लैनेटरी मोशन होता है, उस प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व किया। जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी रेडियस पे रिवॉल्व कर सकता है, किसी भी रेडियस पे रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन जब प्लैनेट्स का मोशन देखते हैं तो एक बड़ा कमाल की चीज हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है कि जब सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं तो उन सैटेलाइट्स की फिक्स ऑर्बिट हुआ करती है। उस फिक्स ऑर्बिट में ही सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर पाती हैं, उसके अलावा किसी और डिस्टेंस पे सैटेलाइट रिवॉल्व नहीं कर पाती। एक बड़ी खास बात जो आपको पता है या नहीं पता, कि जब सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं ऑर्बिट में, तो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए तो फ्यूल खर्च किया जाता है, लेकिन एक बार ऑर्बिट में अगर डाल दिया सैटेलाइट को, तो उसके बाद सैटेलाइट का अपना एंगुलर मोमेंटम कुछ ऐसा होता है कि वो बिना फ्यूल खर्च किए उसमें रिवॉल्व करती रहती हैं। उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरह से लगते हैं कि वो बिना फ्यूल खर्च किए चलती रहती हैं, और यही सैटेलाइट्स के साथ होता है। अदरवाइज जो सैटेलाइट्स 40-40 साल से स्पेस में हैं, उनको फ्यूल कहाँ से मिल रहा है? आप कहेंगे सोलर पैनल्स लगे होते हैं। सोलर पैनल्स उसमें लगे होते हैं ताकि उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं जिससे वो डेटा अर्थ पे भेजती हैं, वो चल पाएं। उन इक्विपमेंट्स के लिए हैं वो सोलर पैनल्स। वो सोलर पैनल्स इसलिए नहीं है कि सैटेलाइट्स को चला पाएं। तो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में डालने के बाद किसी भी फ्यूल की जरूरत नहीं होती। वो सैटेलाइट्स की अपनी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि वो उसमें अपने आप एनर्जी बिना खर्च किए रिवॉल्व करती रहती हैं। तो नील बोर ने वहीं से कॉन्सेप्ट उठाया और उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड का बाकी मॉडल बिल्कुल सक्सेसफुल है, लेकिन ये जो लास्ट वाली बात है इसमें थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है। उन्होंने रदरफोर्ड ने ये लिखा था कि किसी भी रेडियस पे रिवॉल्व कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है, बस कुछ सर्टेन रेडियस पे रिवॉल्व कर सकता है, और उस सर्टेन रेडियस को उन्होंने ऑर्बिट का नाम दे दिया। क्या समझ में आ गई बात? तो नील बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है, और जब वो उन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा तो कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करेगा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट नहीं करेगा। ये बड़ा कमाल का फर्स्ट वो आ गया। और अगर एनर्जी एमिट नहीं होगी और अगर उसको कुछ भी एनर्जी खर्च नहीं होगी तो उसका रेडियस कम नहीं होगा और वो श्रिंक नहीं, वो एटम में वो न्यूक्लियस में आके कोलैप्स नहीं होगा। तो ये बात उन्होंने प्रूव कर दी। तो फर्स्ट उनका जो पोस्टुलेट है वो क्या है? दैट इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व in certain stable orbits in which electron can revolve without emitting इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट किए बिना ही रिवॉल्व करता रहेगा। दूसरी चीज, अब उन ऑर्बिट्स की लोकेशन भी बताई कि वो ऑर्बिट्स होंगी कौन कौन सी। तो बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो स्टेबल ऑर्बिट्स होती हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी फिक्स है, कि ये वाली ऑर्बिट्स जो हैं इनका जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर ये एंगुलर मोमेंटम इतना होगा तो ये स्टेबल ऑर्बिट्स कहलाएंगी और इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो स्टेबल ऑर्बिट्स
are having angular momentum that is L is equal to NH अपॉन 2 पाई। ये स्टेबल ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का नंबर है वो। ठीक है, तीसरी चीज देखिए, दो चीजें क्लियर हो गई, ये NH अपॉन 2 पाई, n नंबर हो गया, h प्लैंक्स कांस्टेंट, ये 2 पाई हो गया। नेक्स्ट थर्ड और लास्ट पोस्टुलेट, वो क्या है कि ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सटर्नल एनर्जी दे दूं थोड़ी सी, तो एक्सटर्नल एनर्जी अगर दे दी तो उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप हो जाएगा और जंप करके बाहर वाली ऑर्बिट में आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 में। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, तभी ये इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट बाहर आ पाएगा। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को वापस से इस बड़ी वाली ऑर्बिट से छोटी वाली, मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मैंने दी थी वो एनर्जी बाहर एमिट करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप फॉर एग्जांपल कहीं छोटी कॉलोनी में रहते हैं और वहां से आप अगर किसी बड़ी कॉलोनी में चले जाएं, तो छोटी कॉलोनी में फॉर एग्जांपल जो रेंट है वो 2000 रुपीज़ है, ठीक है, और बड़ी कॉलोनी में 5000 रुपीज़ है। तो आप चले गए तो 3000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। फिर आपने मन बनाया कि नहीं, मुझे वापस छोटी कॉलोनी में ही जाना है, तो 5000 रेंट से आप वापस से 2000 रेंट पे आ गए, तो 3000 आपके बचे ना। तो वो बचेंगे तो किस फॉर्म में जाएंगे, आप सेविंग्स में उनको लगाएंगे या हो सकता है कुछ और चीज़ों में लगाएं, लेकिन आप उस 2000-3000 को खर्च कर देंगे। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई? तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर में जंप करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, और किस फॉर्म में एमिट करता है? फोटोन की फॉर्म में एमिट करता है। फोटोन मतलब लाइट की फॉर्म में एमिट करता है। क्या समझ में आ गई बात? तो देखिए, व्हेन electrons jump back from higher energy orbit to lower energy orbit, then it will emit energy in the form of फोटोन। फोटोन के फॉर्म में एमिट कर देगा। अब फोटोन की एनर्जी क्या होती है? दैट इज, फोटोन की एनर्जी होती है H इज इक्वल टू H न्यू। सो H न्यू मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। ये क्या हो गई? दैस E2, और ये क्या हो गई? E1। क्या समझ में आ गई बात? तो ये 3 पोस्टुलेट्स हैं। इन 3 पोस्टुलेट्स के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन के रेडियस, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे, रेडियस और एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 3 पोस्टुलेट्स हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी। चलिए,
चलिए नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ, अब ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस नहीं निकल रहा है, ऑर्बिट का निकल रहा है कि वो कौन सी ऑर्बिट्स होंगी जो स्टेबल होंगी, उनका रेडियस क्या होगा और उनकी एनर्जी क्या होगी। तो देखिए as we know stable orbits have angular momentum L is equal to NH upon 2 पाई। ठीक है, अब L एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो आपने L की जगह फॉर्मूला क्या रख दिया, mvr। L का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू mvr, आपको याद हो, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है mv, दिस इज लीनियर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, बस एंगुलर मोमेंटम में आप रेडियस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, बस क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हम स्क्वायर करके यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू डालने वाले हैं, जो वेलोसिटी की वैल्यू वहां रखी है अपने पास। तो देखिए स्क्वायर किया आपने तो क्या आ गया, दैट इज m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू डाली तो m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर इंटू आर स्क्वायर। यहां लिख देता हूं मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर, क्योंकि हमने पहले कैलकुलेट की थी। इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। चलिए बस आर इस साइड रहने दीजिए, बाकी सब नीचे ले आइए। तो क्या आ गया आपके पास, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एज इट इज, ये सब आ गया इधर। तो क्या क्या आया इधर, एम आ गया, के और जेड ई स्क्वायर इधर आ गया, के जेड ई स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ गई किसकी, आर की। अब देखिए आर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे आर की वैल्यू भी लिख लीजिए, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, देखिए एन स्क्वायर आपने एच की वैल्यू रखी, दैट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही तो इवॉल्व कर रहा है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। के की वैल्यू क्या हो गई, के इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4 कांस्टेंट। जेड, अब जेड डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू डालेंगे, और जो हम यहाँ वैल्यूज ले रहे हैं, यहाँ जो हम वैल्यूज ले रहे हैं वो हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं, हम हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं, और अगर हम गोल्ड के लिए ले तो वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी। तो ये आपने z इज इक्वल टू क्या रख लिया, z इज इक्वल टू 1 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, दिस विल बी हैविंग वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। अब किसकी वैल्यूज, हम n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे, और वैल्यूज को पुट करने के बाद हम इसमें आंसर निकालते चले जाएंगे। वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं उनके रेडियस निकलते चले जाएंगे कि इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट रेडियस। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं वैल्यू किसकी, एनर्जी की। तो देखिए एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये रेडियस की वैल्यू आ गई। अब सवाल ये है कि हम जो एनर्जी की बात कर रहे हैं वो किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी ऑर्बिट की। तो आपने जो ऑर्बिट की टोटल एनर्जी निकाली है, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू -1/2, वहां लिखा हुआ है क्या,
-1/2 k ZE स्क्वायर अपॉन R। स्क्वायर तो नहीं, R है, सिर्फ R। सो ये वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू बस आपको पुट करनी है, R की वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। तो जरा हम वैल्यू पुट करें, तो ये आ गया -1/2। k की वैल्यू हम रख सकते हैं, फटाफट k की वैल्यू रख देंगे। k को अभी फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं, ZE स्क्वायर। R की वैल्यू यहां से लिख लेते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे आ गया अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k ZE स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। ये सारी थर्ड वैल्यू जो है, थर्ड प्लेस पे जो वैल्यू है वो उठ के ऊपर चली जाएगी। तो दिस इज -1/2, ऊपर गया तो ये 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर, k से k मल्टीप्लाई z स्क्वायर e की पावर 4 m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। इससे ये कैंसिल किया तो e विल बी इक्वल टू माइनस का 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। जब इस कंप्लीट वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो e की वैल्यू आएगी दैट इज -13.6 इंटू डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी ये एनर्जी। ये जितनी भी एनर्जी हमारे पास आएगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम अलग अलग एनर्जी को ड्रॉ करते जाएंगे, सॉरी हम अलग अलग n की वैल्यू, n का मतलब नंबर ऑफ रेडियस, अब इस सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिट, अब ऑर्बिट की वैल्यू पुट करते जाएंगे और एनर्जी लेवल्स निकालते जाएंगे। तो देखिए क्या वैल्यू निकल के आती है। देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम। अब ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह का होगा वो हम देखते हैं। देखिए ये सबसे पहले हमने रखा क्या, n = 1, ये हमारे पास आ गई ऑर्बिट। अब n = 1 आपने पुट किया, इसका मतलब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 = -13.6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए उसके बाद आपने पुट किया क्या, n = 2। जब n = 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है ये -13.6 और 3.4 में बहुत बड़ा अंतर है, तो इसका मतलब n = 2 यहाँ कहीं आ जाएगा, n = 2। तो एनर्जी क्या आ गई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए उसके बाद आपने पुट किया क्या, n = 3। जब n = 3 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में ये 9 हो जाएगा और 9 से इसको डिवाइड करेंगे 13.6 को, तो वैल्यू आ जाएगी 1 और ये 4.6 मतलब 1.5 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी। तो n = 3 पुट किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये E2 ये E3 = -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन आपने n = 4 पुट किया, 4 मीन्स 16, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 16 आपके पास वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.8 और यहाँ से 85। सो n = 4 = 0.E4 = -0.85। चलिए एक वैल्यू और n = 5 के लिए, 5 पुट किया तो ये 25 हो जाएगा। अगर आपको 13.6 को डिवाइड करना है 25 से, सो इट विल बी हैविंग वैल्यू 0.5 और यहाँ से बचा 11, सो इट इज 4, सो -0.54। देखिए जैसे जैसे हम, ये क्या समझ में आ गया एनर्जी लेवल डायग्राम, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, मतलब हायर ऑर्बिट में जाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही है।
आप कहेंगे एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई एनर्जी का मैग्नीट्यूड भले ही घट रहा है, लेकिन जरा देखिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में ये वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। क्या समझ में आ गई बात? इसीलिए जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तभी वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप कर पाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। और मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगी? वो एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, दैट इज n इजिकल टू, जब यहाँ पे E इजिकल टू 0 आ जाएगी। 0, अगर एनर्जी 0 है इसका मतलब कि वो न्यूक्लियस से अब और ज्यादा बाइंड नहीं रह पाएगा, वो अलग हो जाएगा न्यूक्लियस से। क्या समझ में आ गई बात? तो ये हुआ क्या? एनर्जी लेवल डायग्राम। चलिए इसके बाद एक और चीज, इसके बाद है क्या, इसके बाद हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस फोटोन की जो एमिट हुआ है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जंप करता है तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जंप करने की वजह से उसके पास वो कुछ फोटोन को एमिट करेगा बाहर। अब उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो देखिए आपने फॉर्मूला देखा है क्या, एच न्यू इजिकल टू E2 माइनस E1। ठीक है, आपके पास वैल्यूज हैं, यहाँ पे एक वैल्यू आपके पास ये है, तो इस वैल्यू को उठा के आपने यहाँ पुट कर दिया। तो देखिए -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब इस एन स्क्वायर आपने क्योंकि E2 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज N2 स्क्वायर माइनस E1 के लिए क्या हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ गई? मैं दोनों के लिए सेम इक्वेशन लिखता, लेकिन सेम इक्वेशन में बाकी तो कांस्टेंट है, क्या अलग है? N2 और N1। क्या समझ में आ गई? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया और H का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो न्यू इज इक्वल टू माइनस नहीं, अब पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन H, अगर इधर आ गया तो इस इज H क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, सो इट विल बी N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। क्या समझ में आ गई बात? एक और चीज देखिए, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी तो आ गई, लेकिन हमें इसकी वेव नंबर निकालना है, और वेव नंबर क्या होता है? दैट इज 1/वेवलेंथ। 1/वेवलेंथ इज वेव नंबर। तो वेव नंबर इसका कैसे निकल के आएगा? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4। यहाँ m तो नहीं है, हाँ m है, m हम बार बार मिस कर रहे हैं। 1/m के बिना वजन कहाँ आता है? स्क्वायर, सो दिस इज h क्यूब। अब बस इस c को इधर ले जाएं, सो दिस इज 1/लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाई सी एच क्यूब 1 माइनस N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। बस ये वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये जो 1/वेवलेंथ है, उस 1/वेवलेंथ को हम वेव नंबर लिख सकते हैं, दैट इज वेव नंबर, और वेव नंबर को लिख के हम बाकी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इनकी जरूरत नहीं है। देखिए दिस इज 1/लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर, और वेव नंबर को इस तरह से डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार, दिस इज वेव नंबर। ठीक है, और ये जो कंप्लीट वैल्यू है, दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसको हमें एक कांस्टेंट के इक्वल लिख देंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज इसमें कांस्टेंट हैं, और उस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1.07
इंटू 10 टू द पावर 3, या मैं लिख दूं उस कांस्टेंट का नाम, दिस इज r, और r इज इक्वल टू क्या है, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू 1.079 इंटू 10 टू द पावर 7। तो r इंटू, और ये वैल्यू हमारे पास बच गई 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब बस वैल्यूज डालते जाएंगे और हम वेव नंबर निकालते जाएंगे। किसकी वैल्यूज? ऑर्बिट्स का। इसका तो हमें पता ही है। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, तो अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हो गई। फ्रीक्वेंसी के बाद अब लास्ट टॉपिक बचा है स्पेक्ट्रल लाइन, और स्पेक्ट्रल लाइन में हम सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज कौन कौन सी? अलग अलग सीरीज हैं उसमें, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और लेमन सीरीज। तो ये अलग अलग सीरीजेस हम पढ़ेंगे। तो देखिए वो सीरीज क्या कहती हैं, समझते हैं अब फटाफट। देखिए, फर्स्ट इज लेमन सीरीज। लेमन सीरीज क्या है? लेमन सीरीज, उन्होंने एक चीज बताई कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से जंप करेगा, हायर एनर्जी मतलब n2 कहां से जंप कर रहा है? वो 2, 3, 4, 5 या इससे भी ज्यादा किसी नंबर से, ऑर्बिट से जंप करेगा। कहां? n1 = 1 में। तो उस कंडीशन में जब वो जंप करेगा, तो जंप करते हुए जो वो रेडिएशन एमिट करेगा, दैट विल बी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज इक्वल टू r इंटू 1 दैट इज n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर, तो n1 स्क्वायर तो ये 1 हो गया, माइनस 1/n2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेमन सीरीज। यहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा। न्यूमेरिकल्स कैसे? कि बता दिया जाएगा कि कहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, किस ऑर्बिट में, आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी, उसकी वेवलेंथ वगैरह निकाल के देनी होगी। अब नेक्स्ट इज लेमन के बाद आ गया पास्टन सीरीज, नहीं लेमन बामर सीरीज। बामर ने इस सीरीज में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं कहां? 3, 4, 5, 6 ऑर्बिट से। कहां? n = 2 पे। ऊपर से ही तो नीचे जंप करेगा। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन गया? r 1/2, मतलब n1 = क्या हो गया? 2, और ये n2 स्क्वायर। हम मर्जी चाहे जो भी वैल्यू पुट करें n2 में। और यहां पे जो आपको रेडिएशंस मिलते हैं वो मिलते हैं विजिबल रेडिएशन। चलिए, थर्ड लेमन बामर पास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा n2 = 4, 5, 6 से। कहां? n1 = 3 पे। सो फॉर्मूला विल बी r इंटू 1/3 स्क्वायर है ये, स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। और यहां पे जो रेडिएशन मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे आपको? इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेंगे। चलिए, 4 है ब्रैकेट सीरीज। मैं बार बार बोल रहा हूं। अच्छा, इसमें n2 = 5, 6 और n1 = 4। यहां पे r 1/4 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे भी रेडिएशन आपको क्या मिलेंगे? इंफ्रारेड। चलिए, फिफ्थ फंड सीरीज, p फंड सीरीज बोलते हैं इसको। फंड सीरीज आपको यहां पे n2 = 6, n2 = 6 एंड n1 = 5। तो यहां फॉर्मूला क्या आ गया? 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और ये भी रेडिएशन कौन से हो गए? इंफ्रारेड। अब इनकी सीरीज बनती है। वो सीरीज कैसे? कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, दिस इज n = 1, दिस इज n = 2, n = 3, n = 4,
n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। इन सभी की ऑर्बिट्स बना दी। दिस इज 1 2 3 4 5। चलिए इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट सिचुएशन कहाँ, 2 से 1 में। अब 2 से 1 में जंप कर रहा है तो कौन सी हो गई, लेमन सीरीज 2 से 1 या 3 से 1 या 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, कुछ भी किसी में भी जंप करे, क्या रेडिएट करेगा, यूवी रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन अगर 3 से 2 में या 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2 में जंप कर रहा है, क्या रेडिएट करेगा, विजिबल रेडिएशन। कौन सी सीरीज है, दिस इज बामर सीरीज। चलिए इलेक्ट्रॉन अगर 4 से 3, 5 से 3 और 6 से 3 में जंप कर रहा है तो कौन से रेडिएशन, IR, और आपको क्या मिल गई सीरीज, पाश्चियन सीरीज। देन अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर रहा है, सॉरी ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको रेडिएशन IR मिलेंगे और सीरीज क्या हो गई, ब्रैकेट। और अगर रेडिएशन ऐसे हो रहा है तो IR और सीरीज क्या हो गई, P पॉइंट सीरीज। तो ये हो गया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल सीरीज और यहां पे आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। एटम, एटम में ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो यहां से बनते हैं, ये इससे बनते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आप इनको पढ़ जरूर लें, कोई भी डाउट हो पूछ जरूर लें। और इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि अगर आप डिस्क्रिप्शन से देख के और उसके टाइमिंग के हिसाब से आप टॉपिक्स देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो जो कि 1.5-2 घंटे की है, शायद आप ये लगातार ना देख पाएँ वीडियो। तो अगर ये लगातार नहीं देख पाएँ वीडियो तो आप क्या करें, टॉपिक वाइज वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग दी हुई है, टॉपिक वाइज देखें उसको। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू सो मच।